स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं द्वारा कंडक्ट किए जाते 70th बीपीएससी के पीटी के टेस्ट सीरीज के 9वें टेस्ट पेपर नॉर्म्स वाले सेक्शन के आंसर्स के। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखना है क्या बता रहा है। पहला पेयर जो है वो कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो टॉप डाउन अप्रोच रखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बॉटम अप अप्रोच रखता है। अब इसमें से बताना है कि कितने करेक्टली मैच हैं। तो यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं उल्टी लिखी हुई हैं। उल्टी लिखी होने का मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका अप्रोच बॉटम अप होता है। बॉटम अप होने का मतलब क्या होता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो इंडिविजुअल पे होता है, ओवरऑल इकोनॉमी पे नहीं होता है। और वहीं जो मैक्रो इकोनॉमी की जो अप्रोच होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, यानी कि इसका सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो इंटायर इकोनॉमी पे होती है, इंडिविजुअल कस्टमर पे या इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे या इंडिविजुअल सेक्टर पे ये सबसे अंतिम में ध्यान देता है। यानी कि ये दोनों ही जो पेयर्स हैं ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसीलिए करेक्टली मैच कौन से हैं भाई, तो एक भी नहीं है, यानी डी, नाइदर वन और टू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डब्ल्यू रोस्टॉव द्वारा बताया गया कि जो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज से जब गुजरती है तो वो कितने स्टेजेस से होके गुजरती है। क्या वो 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। तो चलिए देखते हैं। इसमें स्टेजेस जो होते हैं वो पहला स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल स्टेज, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, यानी कि जहां पे खेती बाड़ी इत्यादि चीजें हो रही है। फिर क्या होता है, प्री टेक ऑफ कंडीशन होता है दूसरा स्टेज। तीसरा होता है टेक ऑफ। चौथा होता है मैच्योरिटी। और पांचवा और अंतिम फेज होता है जिसमें हम लोग कहते हैं हाई मास कंजम्पशन। यानी कुल मिला के 5 स्टेजेस से होके गुजरती है इकोनॉमी डेवलपमेंट के क्रम में, तीनों सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के थ्रू। ये कहना था डब्ल्यू रोस्टॉव का। तो इसका आंसर हो जाएगा C5। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लैफर कर्व, यानी आर्थर लैफर द्वारा दिए गए वक्र के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। आर्थर जो थे वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और 1979 में एक कंसेप्ट दिया था। उसमें इन्होंने बताया था कि टैक्स की दर सरकार जब बढ़ाती है तो सरकार के रेवेन्यू में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर सरकार फिर भी टैक्स के दरों को बढ़ाती रहे तो एक पॉइंट के बाद सरकार का जो रेवेन्यू है थ्रू टैक्सेस वो बढ़ने के बजाय घटने लगेगी। तो मूलतः जो लैफर कर्व है ये बताता है टैक्स के दर और उससे प्राप्त होने वाले रेवेन्यू के बीच की रिलेशन। कहाँ पे लोगों, पहले ही ऑप्शन में यानी ए में ही ये ऑप्शन दिख जा रहा है, यानी सर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन, यानी कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो ये आवश्यक है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। ऐसी कोई घटना होती नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इन्फ्लेशन, लेकिन ऑलवेज यहां पे लगा के इस प्रश्न के इस स्टेटमेंट को कर दिया गया है गलत। अगला क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज लीड टू फॉल इन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी जब भी आर्थिक वृद्धि होगी तो गरीबी की दर में कमी आएगी और साथ ही साथ क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। और ये भी जरूरी नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को देखा है जहां पे कि आर्थिक वृद्धि तो हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में या फिर जीवन स्तर में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिला है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पूछ रहा है कि हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहां पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी नाइदर वन और टू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी 70वां प्रश्न। 70वां प्रश्न पूछ रहा है डेवलपमेंट के बारे में, यानी आर्थिक विकास के बारे में या फिर सामाजिक विकास जो भी कह ले। कह रहा है यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है। असर्शन में बोल रहा है इन इंडिया ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक डेवलपमेंट प्लान्स। तो क्या विकास के लिए जो नियम कानून है या फिर जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, क्या वो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। ऐसा नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों ही प्लान्स बना सकते हैं। अगला कह रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर यूनियन लिस्ट में ये पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में, जो प्लान्स के बारे में जो भी निर्णय है वो यूनियन गवर्नमेंट ही ले पाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो दोनों ही सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, यानी कि इस प्रश्न का भी उत्तर डी ही होगा। अगले प्रश्न पर, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा भारत में किस आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित किया जाता है? तो लाकड़ावाला समिति जो 1993 में आई थी, उसके बाद से भारत में जब भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है तो वो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे, यानी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर तय किया जाता है। पॉवर्टी लाइन यानी जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चल, हवाला क्या होता है? हवाला आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा या किसी ना होगा, अखबारों में भी देखा होगा बहुत बार कि हवाला एजेंट पकड़ाए हैं या हवाला के माध्यम से पैसे लाए गए या भेजे गए। तो हवाला क्या होता है? हवाला एक अरेबिक शब्द है। उसका जो फिनेंशियल जगत में उसका जो मतलब होता है वो होता है कि इलीगल तरीके से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। और ये काम होता है बिना कागज पत्तर के, सिर्फ जो हवाला एजेंट होते हैं उनके विश्वास के आधार पर यह काम किया जाता है। तो वैसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है? बैंक फ्रॉड नहीं होगा, इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, यानी कि विदेशी धनराशि का इलीगल ट्रांजैक्शन। किसी को एक जगह भेजने के लिए क्या करना होगा? आपको ट्रांसफर करना होगा दूसरे इसमें। चलिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कुछ कमेटी के नाम दिए गए हैं और इन कमेटी को किस चीज के लिए किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो देखना है। तो रंगराजन कमेटी जो है ये बनी थी 1993 में, और इसका काम जो था वो था डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश से। कार्वे समिति बनी थी 1955 में। तो पंचवर्षीय योजना के में जो छोटे उद्योग हैं उनको कैसे यूज किया जाए इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए किया गया था। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज ये यहाँ पे दिख रहा है। हजारी कमेटी का भी जो गठन हुआ था शायद 1966 में हुआ था, और इसका गठन ये किया गया था कि जो हम लोग पढ़ते नहीं है कि एलपीजी स्कीम से पहले हमारे देश में लाइसेंस राज चलता था, तो लाइसेंसिंग का प्रोसेस क्या होगा, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी डीप का। और अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ये बनी थी 2004 में, और इसमें ये बनाया गया था ये देखने के लिए कि जो हमारे देश में ऑलरेडी पीएसयूज हैं उनको स्वतंत्रता कैसे दी जाए, यानी कि सी। तो ए का वन का बी कहां कहां दिख रहा है? सी और डी में दिख रहा है। टू का ए सी में दिख रहा है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। तो ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है? ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होता है जिस पेमेंट के बदले में आपसे कोई सेवा या वस्तु ना ली गई। चलिए देखते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरी, यानी कि जो सालाना हमारी सैलरी में वृद्धि होती है। तो सालाना सैलरी में क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि हमारे काम के बदले में ये पैसा बढ़ाया जा रहा है, यानी कि ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है। अगला, पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज। तो बोनस टू एम्प्लॉय कैसे दिया जाता है? एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उसके कारण से कंपनी को लाभ हो रहा है, उस लाभ का जो हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाता है उसी को हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस कहते हैं। तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट, जो लाभ जो सरकार ने उधार ले रखी है उसके बदले में जो ब्याज का भुगतान करती है, तो ब्याज के भुगतान को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। ये ट्रांसफर पेमेंट होगा। पेंशन पेमेंट, तो पेंशन जिनको मिलता है उसके बदले में उनसे कोई कार्य नहीं लिया जाता है, तो ये भी पेंशन पेमेंट भी जो होता है ट्रांसफर पेमेंट होता है। तो हमसे पूछा जाए कौन कौन से ट्रांसफर पेमेंट नहीं होते हैं, तो एक और दो नहीं होता है। एक और दो कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था, उसमें जीडीपी और जीएनपी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो जीडीपी और जीएनपी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले सेवा और वस्तुओं के फाइनल वैल्यू के
योग को जीडीपी कहते हैं। जीएनपी क्या होता है? एक देश के निवासी चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, उनके द्वारा उत्पादित जो सेवा और वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होता है, उसके योग को जीएनपी कहते हैं। अब जो क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, तो ना बाहर वाले भारत में आएंगे ना भारत वाले बाहर जाएंगे, यानी सारे भारतीय कहाँ रहेंगे? भारत में ही रहेंगे। तो जो भारत में जो उत्पादित हो रहा है वो सिर्फ भारतीयों द्वारा ही हो रहा है, और भारतीय भारत के अलावा कहीं और है नहीं। तो जीडीपी और जीएनपी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और जीडीपी और जीएनपी इक्वल कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जीडीपी ऑफ इंडिया में एक्सीड जीवीए, यानी कि ऐसे कौन सी यहाँ पे घटना घटेगी जिससे कि भारत का जो कहते हैं जीडीपी होगा वो जीवीए से अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हम लोग के लिए काम आसान हो जाएगा। तो जीवीए जो होता है वो कहलाता है जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस कह लें। तो यहाँ पे बोल रहा है सब्सिडीज आर हायर एंड टैक्सेस आर लो। तो सब्सिडीज अगर सॉरी माइनस सब्सिडी प्लस सब्सिडी प्लस टैक्सेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टैक्सेस होंगे वो अधिक लो होंगे और जो सब्सिडीज होगी वो हाई होगी। तो भाई ये तो गलत हो गया, उल्टा होना चाहिए था। इंपोर्ट्स एक्सीड दो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जीडीपी और जीडीपी और जीएवीए पे बराबर बराबर असर पड़ता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर चूज करना है, तो नाइदर वन नॉर टू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस चीज से संबंधित है भाई? तो पीएम श्री से संबंधित है। पीएम श्री कब शुरू हुआ था? 2022 में। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द स्कीम विल डेवलप एग्जिस्टिंग स्कूल टू रिफ्लेक्ट द की फीचर्स ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। तो ऐसे जो स्कूल्स हैं उनको रीडेवलप किया जाएगा जिसके माध्यम से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है पीएम श्री स्कूल विल डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल। इन ग्रीन स्कूल होने का मतलब क्या? सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बिजली का कंजम्पशन कम हो। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला क्या कह रहा है? अगला 100% ऑफ द पीएम श्री स्कूल विल बी कवर्ड अंडर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेस वगैरह होंगे। ये भी सही कथन है, यानी तीनों कथन सही है। कितने कथन सही हैं? तीनों कथन सही है। ऑल थ्री आर करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है एनडीबी से, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो बोल रहा है एनडीबी इज ए मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन बाय ब्रिक्स कंट्रीज इन 2005। 2005 में नहीं हुआ था, ये 2014 में स्थापित किया गया था, यानी पहला कथन गलत हो गया। चाइना एंड इंडिया करेंटली ओन्स द मेजोरिटी ऑफ एनडीबी शेयर। ये भी गलत है क्योंकि एनडीबी के जो शेयर हैं वो एनडीबी के सदस्यों में बराबर बराबर बांटे रहते हैं। अगला, बोथ इजिप्ट एंड उरुगे ज्वाइंट द एनडीबी एज इट्स न्यू मेंबर्स। ये बिल्कुल सही है, जो हाल के मेंबर्स हैं यही हैं। तो पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है भाई? तो डी, यानी तीसरा करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। DRR धन 66 लॉन्च बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज। तो जो DRR धन 66 है वो क्या होता है भाई? एक लो फॉस्फोरस टॉलरेंट वैरायटी ऑफ राइस होता है, यानी ये जो रिक्वायरमेंट फॉस्फोरस की होती है वो बाकी चावलों के मुकाबले इसमें कम जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, जो आपका फॉस्फोरस से इनरिच जो फर्टिलाइजर होगी उसकी जरूरत आपको कम पड़ेगी। चलिए, कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन किससे संबंधित है? तो अभी आप लोग जान लीजिए कि जिस समय कोविड आया हुआ था तो वैक्सीन्स को जल्दी जल्दी लॉन्च करना जरूरी हो गया था। तो जब वैक्सीन आता है तो उसके लिए एक लंबा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि कितने कितने जांच होने के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी कहती है कि भाई हमने ये गुणवत्ता के मानकों का फॉलो किया है, तो उसको जल्दी से भी ये लाइसेंस दे दिया जाता है कि भाई आप इसको मार्केट में बेच सकते हो। तो यहाँ पे मेडिसिन से संबंधित है फास्ट ट्रैक अप्रूवल ऑफ मेडिसिन, क्या? कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। चलिए, यहां से हम लोग का शुरू होता है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे पीएम जनमान से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है द टोटल आउटले अप्रूव फॉर पीएम जनमान इज 24,104 करोड़, वे सेंट्रल शेयर विल बी 15,336 करोड़
एंड द स्टेट शेयर विल बी 8,768 करोड़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कहता है प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द अभियान ऑन जनजाति गौरव दिवस फ्रॉम खूंटी झारखंड। ये भी सही स्टेटमेंट है। इट विल फोकस ऑन 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज। ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल थ्री कहां है? प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां वित्त आयोग अगर लागू होता है तो ये लागू कब से होगा? तो ये होगा 1 अप्रैल 2026 से होगा। आप लोगों को पता होगा, अरविंद पनगड़िया इनके अध्यक्ष। अगला, यूनियन कैबिनेट ऑन नवंबर 29 2023 has approved central sector scheme for providing drones to self help groups। इसके लिए 1261 करोड़ का अप्रूवल दिया गया है, जो खर्च किया जाएगा 2024-25 से 25-26 तक। यानी कि ये जो स्कीम शुरू किया गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनको ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि कितने सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे जिसके माध्यम से को ड्रोन मुहैया करवाया जाएगा। तो ये संख्या है 15,000। चलिए 84 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पैक्ट डील साइंड एट COP 28। तो COP 28 में साइन किए गए कुछ डील्स के बारे में यहाँ पे बात की गई। बोला ट्रिपलिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी क्या करनी है? ट्रिपल करनी है। कब तक? 2050 तक नहीं, इसको 2030 तक करने की बात कही गई है। ट्रिपलिंग न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी न्यूक्लियर कैपेसिटी की कैपेसिटी तिगुनी करनी है कब? 2030 तक नहीं, इसको 2050 तक करने की बात कही गई। यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर है, यानी दोनों ही गलत है। अब क्या पूछा जा रहा है? Which of the above statement is are correct? दोनों ही सही नहीं है, यानी neither 1 nor 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेशन दिया था कि राज्य द्वारा जो जारी किए जाने वाले वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें किस शब्द का उपयोग किया जाएगा ताकि ये सिद्ध हो कि भाई राज्य सरकार की ये लाइबिलिटी, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो ऑब्लिगेशन है कि ये आपको पैसा लौटाएगी ही लौटाएगी। तो वो शब्द जो है वो है गारंटी। ये कब किया गया है? 16 जनवरी 2024 को। ये था अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। इस चैनल के माध्यम से आपको और भी जानकारी मिल सके, और भी कंटेंट मिल सके जो कि आपके आने वाले बेसिक एग्जाम्स के लिए पूर्ण है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत सके। हैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ अगले हफ्ते।